नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हमारे साथ एक ऐसी युवा महिला आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है ही, इंस्पायरिंग भी है। वो सेवन सिस्टर्स का जो हमारा पूर्वोत्तर है उसके एक बहुत ही अहम हिस्से असम से वो आती हैं। और असम जाहिर तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है और उतने ही प्रतिभावान और खूबसूरत वहाँ के लोग हैं। तो जो अधिकारी हमारे साथ हैं वो 2018 बैच की ऑफिसर हैं। पहले उनका काडर ज़रूर आसाम था, लेकिन बाद में उनका काडर परिवर्तित हुआ और अब वो मध्य प्रदेश काडर में हैं और एक बहुत ही इंटरप्राइजिंग और प्रॉमिसिंग ऑफिसर के तौर पर वो आगे बढ़ रही हैं। जो उनकी पदस्थापनाएं अब तक हमने देखी हैं, ग्वालियर में, जबलपुर में, या इवन इसके पहले आसाम की हम बात करें तो वो न सिर्फ ड्रेडेड डॉकेट्स इन सारे लोगों से जूझी हैं, बल्कि जहां भी वो रही हैं बहुत विनम्रता से, लेकिन बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही असर्टिव अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ी हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं मृगाखी डेका, जो इस समय भोपाल में ट्रैफिक में अपनी एक सीनियर पोजीशनिंग के साथ जिम्मेदारी निभा रही है। और स्वागत करता हूं मृगाखी जी आपका। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि हम अक्सर इस कार्यक्रम में बात करते हैं कि हम नॉस्टैल्जिक होते हैं, पीछे जाते हैं और किताब के पन्ने जैसे पलटते हैं वैसे पलटते हैं। मैं सोच रहा हूं कि वो मृगाखी जो 14 ईयर्स 13 ईयर्स के आसपास हैं, टीनेज होने की दहलीज पर खड़ी हैं, उनके दिमाग में क्या है? पापा एक पीएसयू में हैं, हाँ, एक बहुत सुंदर स्टेट से वो आती हैं। क्या चल रहा था दिमाग में कि क्या बनना है और उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या था? उस समय तो यूपीएससी वगैरह दूर दूर तक कोई एम नहीं था, ना कोई आसपास था। इट वाज लाइक वन डे एट अ टाइम। मुझे बस ये था कि अभी जैसे 14 ईयर्स में 15 ईयर्स में हम बोर्ड एग्जाम देते थे क्लास 10, तो उसमें मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे इसमें अच्छे से कर लो। फिर वही और क्लास 10 हो गया अच्छे से। फिर 11 12 में साइंस लेना था, क्योंकि हम थोड़ा सा वी आर नॉट एग्जैक्टली वी आर वेल टू डू, मतलब अपर मिडिल क्लास में हम आते थे जी। लेकिन बिजनेस तो था नहीं, तो मेरे फादर सर्विस ही करते थे। तो इट वाज फॉर श्योर कि आई नीडेड अ जॉब आगे जाके। तो साइंस ही एक ऑप्शन था, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा माना जाता था कि अगर आप आर्ट्स लो या कॉमर्स लो शायद जॉब गारंटी ना हो जी। तो इसलिए फिर साइंस में गई। फिर क्लास 12 नेक्स्ट गोल था, फिर अच्छे कॉलेज। तो वन डे एट अ टाइम जैसा था। ये दिमाग में जब आया तो क्या कोई इंस्पिरेशन इसका कारण बना कि आपने देखा कि इस प्रोफेशन में चैलेंजेस भी हैं, चार्म भी है और एक अट्रैक्शन है, ऐसा कुछ? क्योंकि कई ऑफिसर्स जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कुछ ने कहा कि हमने देखा, जब यूनिफॉर्म को देखा तो एक प्रेम हो गया यूनिफॉर्म से। हाँ, मतलब हमारे घर में हमेशा ही ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहा था। तो मेरे फादर जहाँ पे थे, लाइक असम के जिस एरिया में थे व्हेन आई इन द 90s, वहाँ इंसर्जेंसी बहुत था। तो हम लोग जो एसपी डीसी होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो उनको बहुत रिस्पेक्ट से हम लोग देखते थे। तो घर आते तो मम्मी पापा उनकी तारीफ करते थे। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब, पावरफुल जॉब, इतना तो था। बट मेरे को आई वॉज नेवर ऐसा कि मुझे IAS IPS बनना है। आई वॉज मोर ऑफ लाइक आफ्टर ग्रेजुएटिंग, तो आई हैड मुझे ये बहुत फील हुआ था कि मेरा नॉलेज बहुत ही कम है, बहुत शैलो है, और मेरे पास और टाइम है थोड़ा सा, एज वेरी यंग 21 22। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे TCS में नौकरी लगी थी थ्रू कैंपस। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आई कैन डू मोर, थोड़ा सा मैं पढ़ूँ, फिर देखूँ कि मुझे कहाँ जाना है। आई नीडेड सम टाइम। तो फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू की इन द होप कि थोड़ा नॉलेज गेन करती हूँ और लेट मी सी कि मतलब मुझे लाइफ में क्या करना है। उस दौरान मतलब मैंने पढ़ाई की तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि अल्टीमेटली जब मैंने रियलाइज़ किया क्या करना है, आई वॉज लाइक इसी डायरेक्शन में जाना है। वाह। मैं देख रहा था कि 10th में आपके हिंदी में बहुत ही आउटस्टैंडिंग मार्क्स थे, मेरे ख्याल से 98 आउट ऑफ 100। जी। तो ये बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। यानी
एक राइटिंग स्किल भी है, आमतौर पर स्पीकिंग स्किल तो हिंदी का हमने देखा है कि कई नॉन हिंदी स्पीकिंग जो पर्सन्स हैं, लेकिन आपने जिस तरह ये अचीवमेंट किया तो आपका राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छा होगा। ये कहाँ से मिली ये चीज़? वो मेरे टीचर बहुत अच्छे थे उस समय पे। वो एक महाजन सर थे जो बिहार की तरफ से थे। तो मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी थी, तो वहाँ ऑलरेडी हिंदी दिवस वगैरह होते थे, तो जनरल हिंदी तो आती थी, बट एट द सेम टाइम सर बहुत अच्छे थे जिन्होंने अच्छे से गाइडेंस दी और प्रैक्टिस वगैरह करके तो आ गई मार्क्स। तो हिंदी से आपका जुड़ाव भी कुछ बना? जब कहीं हम एक अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उस लैंग्वेज, उस भाषा के प्रति भी हमारा एक आकर्षण डेवलप होता है। तो आपका हिंदी के प्रति और आकर्षण बढ़ा क्योंकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं सुन रहा हूँ तो। जी हाँ, तो मतलब एग्जैक्टली तो जब मुझे आसाम से मध्य प्रदेश आना पड़ा तो जैसे काफ़ी लोग हमारे मतलब मैं कॉलेज भी आसाम में की, तो कोई डे टू डे में हम हिंदी नहीं बोलते थे, हम एसएमएस ही बोलते थे। लेकिन क्योंकि हिंदी एक मतलब ऑब्स्टिकल जैसा फील नहीं हुआ, तो मध्य प्रदेश आने में वो शायद अदरवाइज मुझे शायद एक ऑब्स्टिकल फील होता कि अभी आना है, अभी ये भी सीखना है नए कल्चर के साथ, तो वो एक ऑब्स्टिकल नहीं रहा, आगे बहुत मदद आई। जी जी। और आपने कभी सोचा था कि ये, कभी ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि हिंदी में इतने आउटस्टैंडिंग मार्क्स के बाद आप एक प्योरली हिंदी स्पीकिंग स्टेट में अपनी सर्विसेज के साथ डेप्यूट होंगी? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे तो कैरियर भी असम आया था, तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इस तरफ। हाँ, एटमोस्ट हम दिल्ली जैसे डेप्यूटेशन वगैरह सोचते थे। हाँ, ये बताइए मुझे कि जीवन में जब आप आगे बढ़ी और मैंने देखा कि आपने इंटरव्यू में और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंकिंग नेशनल लेवल पर हासिल की, और उसके पहले टीसीएस में भी आपका सिलेक्शन हो गया था, इंजीनियरिंग भी आपने उसके पहले की। कभी कोई डायलेमा मन में नहीं रहा कि इंजीनियरिंग करियर पैकेज, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी और आप अभी बहुत सो यंग इस प्रोफेशन में, भले ही आप आ गई हैं, लेकिन कभी मन में ऐसा डायलेमा नहीं आया, अमेरिका है, बहुत सारी दुनिया, लुक्रेटिव जॉब्स हैं और उसमें एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और माफ़ कीजिएगा उन जॉब्स की तुलना में यहाँ ऑफरिंग्स भी उतनी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहर के देशों की तरफ आकर्षण तो रहा है मेरा, लेकिन एट द सेम टाइम दिल्ली में जब मैं 2 साल थी तभी मुझे होमसिक फील हो गया था। तो एक रियलाइजेशन आपको, जब आप बहुत, उसके पहले मैं कभी घर से दूर नहीं रही थी, तो एक रियलाइजेशन स्ट्रांगली आ जाता है कि आर यू मेड फॉर स्टेइंग आउट ऑफ होम और नॉट। दिल्ली आप क्या प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशन के लिए गए थे। तो हालांकि मैंने वहाँ मेरी हॉबी इंटरनेशनल रिलेशंस दिया था, जो सच भी था, लेकिन फिर भी मैंने फॉरेन सर्विस को एकदम नीचे रखा था। आई हाईली रिस्पेक्ट दैट सर्विस, लेकिन आई एम नॉट समवन जो घर से ज़्यादा दूर, मतलब एटलीस्ट इंडिया में तो रहना चाहिए, मुझे रहना पड़ेगा। तो ये मुझे सवाल भी आए थे वहाँ पे। तो ये सारा सोच के मतलब ये ओवर टाइम तो पता चल ही जाता है कि मतलब आई कैन नॉट स्टे अब्रॉड, और मुझे बाकी तो ठीक है। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात हमें बताई कि इसको होम सिकनेस आप भले ही कहें, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि हिंदुस्तान से, अपने देश से, अपनी मिट्टी से प्यार। जी। क्योंकि आपकी एज के जो युवा हैं वो, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत रिस्पेक्ट से उनके लिए बोलूँगा, उनका अधिकार है, लेकिन उनमें भी एक आपकी तरह बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो हिंदुस्तान में कम पैकेजेस और कम सुविधाओं के बाद रहना। आपका क्या लगता है आपको कि भारत के बिना जीवन, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता हूँ। जी हाँ, मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट कि जब मैं क्लास 9 में थी तो मेरे फादर ने मुझे एक्सपोजर दिया था, जैसे एक्सपोजर इन द सेंस कि हमें बाहर ट्रिप्स लेके जाते थे फैमिली। तो हम सिंगापुर गए हुए थे, थाईलैंड घूमने गए थे। लेकिन जब मैं पहली बार सिंगापुर गई थी, इतना शांत था मतलब हॉर्न भी नहीं लगाते थे, वो रास्ते में वो ठेले नहीं होते थे। तो मतलब इंडिया इज सो डिफरेंट, मतलब जैसा भी हो घर का खाना होता है। तो मतलब ज़्यादा टाइम मतलब नहीं रह पाते हैं। हाँ, एक एंजॉय करनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एट द सेम टाइम वहाँ हमेशा रहना, आप सोचो हमेशा आप अंग्रेजी बोल रहे हो या फ्रेंच बोल रहे हो या जिस भी देश में रह रहे हो, बोल भी नहीं पा रहे हो, हमारे खाना भी इतना अलग है, लोग भी अलग है, तो मेरे लिए इंसेंटिव नहीं था। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अपने देश में
कई लोग जिनको ये मानते हैं कि ये शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन नहीं, वो भी खूबसूरती का एक हिस्सा है। जब आप देखते हैं कि भीड़, ठेले, चाट, खाने पीने की चीज़ें, वैरायटी, तो ये सब देखकर आप सिंगापुर हो या अमेरिका हो या थाईलैंड हो, सब फीका है सब। इंडिया इज़ द बेस्ट, कहीं भी आप जाइए दुनिया में। जब आपका सिलेक्शन हुआ और ये सर्विसेज आपको मिली, तो तब भी क्या घर में बात हुई कि मृगाक्षी तो बड़ी सिंपल सी हैं, क्या वो कर लेंगी? हालांकि मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ी असर्टिवनेस है। आप जो चीज़ तय करती हैं उस चीज़ से ऐसा लगता है कि कभी पीछे नहीं हटती हैं। आपके डिसीजंस, आपके निर्णय, आपकी सफलता ये बताती भी है। लेकिन फिर भी सबको लगता है कि ये एक टफ जॉब है, डकैत, भिड़ंत, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर। जी। एक तो टू बी ऑनेस्ट मेरी फैमिली को कुछ पता ही नहीं है पुलिस के बारे में, तो इवन टेल मी कि मतलब यू आर नॉट सुइटेबल, दे आर लाइक अच्छा बढ़िया जॉब लग गया अभी। हाँ, दे आर वेरी हैप्पी कि अब तुम लाइफ के लिए सेटल हो गए हो। अब धीरे धीरे व्हेन आई वाज इनटू द जॉब, फिर उनको लगा अच्छा ये थोड़ा टफ है, मतलब तुमको थोड़ा सा रात रात को निकलना पड़ रहा है। तो दे वर ऑल्सो मतलब गेटिंग एक्सपोज्ड अलोंग विथ मी। तो जैसे मैं देख रही थी कि पुलिसिंग ऐसे थे, वो भी मेरे साथ ही देख रहे थे। हाँ, तो लेकिन ये बहुत अच्छा था कि दे वर ऑलवेज पॉजिटिव, कि हालांकि उन्होंने एक्नोलेज किया कि तुम थोड़ा सॉफ्ट हो, तुमको शायद धोखा हो जाए, ये हो जाए, बट दे वर लाइक यू नीड टू हैव करेज। ऐसा नहीं कि मतलब तुम पीछे हट जाओ। तो साथ मिलके सपोर्ट मिला, मतलब। हाँ, ये बात है। ये बताइए कि जिस दिन आपने वर्दी पहनी, यूनिफॉर्म में आप रहीं, आपने जिम्मेदारी संभाली, कई बार हम देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि शपथ लेता है व्यक्ति, ओथ सेरेमनी से गुजरता है, तो एक बदलता है, वो एक मेटामॉर्फोसिस होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक परिवर्तन घटता है हमारे भीतर। एकदम से आपको एक लगता है कि नहीं, कुछ कोई आपने के पास कवच जैसी चीज आ गई है, कुछ आपकी सोल पर एक बहुत मजबूती से ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। आपने जब वो यूनिफॉर्म पहन के अपने को मिरर में देखा, आईने में देखा, वो क्या फीलिंग? सबसे पहले तो जब यूनिफॉर्म ऐसे ट्रायल में हुआ था, तब मतलब ऐसा लग रहा था अच्छा फाइनली ये पहनने को मिल रहा है जो हम सबको देखते थे, ये वो। फिर आई रिमेम्बर मैं क्लासरूम में बैठी थी फिर नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो जब हमारा सबका यूनिफॉर्म साथ में सिल गया और हम सब बैठे हुए थे, तो मैं भी यूनिफॉर्म में थी, लेकिन मैं सबको देख रही थी जो हम सब सीवीज में रहते थे उसके पहले अगले दिन तक। तो मैं सबको देख रही थी, मुझे डर लग रहा था वो क्लासरूम देख के इतने सारे पुलिस वाले बैठे हैं। तो मतलब हाँ, तो मैं भी उनको बोल रही थी मुझे तुम लोग को देख के डर ही लग रहा है, अभी ये हम 100 बच्चे बैठे हैं, अभी सब लोग यूनिफॉर्म में बैठे हो। तो बट ओवर टाइम ये जरूर महसूस होता है कि मतलब काफी बार हम थक जाते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म के कारण कुछ नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। क्या बात है, वो एक ओथ लेने का वो हुआ है, मतलब। हाँ, आपने असम में, मैं देख रहा था आपकी प्रोफाइल, तो एक डकैत से भी आपने, बहुत ही ड्रेडेड एक डकैत था, अली, सनफुल अली। हाँ। जी, सनफुल अली, और उसने काफ़ी व्यापारियों पर गोली चलाई और ये तमाम चीज़ें थी। और इसके अलावा आप AIG ग्वालियर जोन भी आपने, ग्वालियर इज़ अ टिपिकल रीजन, ग्वालियर चंबल रीजन, जहाँ क्राइम का एक डिफरेंट ट्रेंड हमें नज़र आता है, जिसमें जैसे अभी हमने देखा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में कि काफ़ी रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है। तो ये आपके असम में सनफुल अली के साथ जो मुठभेड़ हुई, या ग्वालियर रीजन में, इनको कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले तो ओवर टाइम धीरे धीरे एक्सपोजर होता है। जैसे शुरुआत में जब मैं गई थी, तब ये पहली गोली जब चली थी मेरे एरिया में, तो वो था मतलब ऐसे पैसेंजर बोल के उसने कहा था, असम में मैं रोंगिया में थी, तो वो बोल रहा था कि मुझे लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट चाहिए बोल के जब वो गाड़ी में बिठाया, तो फिर वो मतलब डकैत की तरह गन निकाला, उसको नेक से भेज दिया और स्पॉट डेड, और फिर वो इंसान भाग गया। तो मेरे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, SP सर ने बोला उसको देख के हॉस्पिटल में क्या हुआ घटना। फिर मैं उसको देखी, उसका तो हालत ही खराब था। तो ऐसे वो होता है ना इंस्टेंस, जब आप पहली डेड बॉडी देखते हो। एक तो पहला डेड बॉडी जब मैंने देखा था वो बहुत ही सिंपल सा था, ऐसा लग रहा था जैसे इंसान सो रहा है। लेकिन ओवर टाइम तो फिर मेरा वो लगा अच्छा डेड बॉडी इतने खतरनाक नहीं होते जैसे हम सोचते हैं ना पुलिस में। लेकिन ओवर टाइम आप देख ही जाते हो एक ऐसा एक या दो जो बहुत ही मतलब नींद खराब हो जाती है। तो वैसे ओवर टाइम फिर मैंने पहले मारपीट देखी थी,
एक्स से काटने का ओ, जो होता है, फिर धीरे धीरे गोली वाली देखी, तो ओवर टाइम एक्सपोज हो के अब जैसे फिर कहना नहीं चाहिए, लेकिन ग्वालियर में तो बहुत सारी मर्डर्स देख लिए। तो उसके बाद तो ओवर टाइम वी बिकम कि मतलब प्रोफेशनल हो जाता है कि सीन ऑफ क्राइम में जा रहे, ये कलेक्ट करो वो कलेक्ट करो, ऐसे टाइप थोड़ा अफेक्ट होते हैं, जी, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि इट लास्ट फॉर डेज एंड डेज। ठीक बात है। हाँ ये काम का हिस्सा होता है। जैसे हम जर्नलिस्ट के लिए कई बार लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आपके लिए क्या सिर्फ एक घटना ही होती है इन सारी चीज़ें? इतने लोगों की डेथ हो गई, बस गिर पड़ी, 17 लोग मर गए, 22 लोग मर गए, और आप सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। लेकिन ये लगातार जो चीज़ें होती हैं, और हमें कई बार अपने भीतर की इमोशंस को अंदर ही रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मतलब रिएक्ट नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हाँ, इमोशंस नहीं है, हाँ मतलब उसको हम ये कोशिश करते हैं कि अगली बार ना हो, अगली बार ना हो। लेकिन ठीक ऐसा बात नहीं कि डेड बॉडी देख के मैं एकदम रोना शुरू करूँ, हाय हाय करना बिल्कुल, शुरू करूँ। ठीक बात है। कुछ इस प्रोग्राम को बहुत सारे नौजवान देखते हैं। आप एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप जिस दौर की स्टूडेंट हैं, वहाँ डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे मीडियम हैं, ओटीटी कंटेंट है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। ऐसे में अक्सर युवा हमसे पूछते हैं कि सर ये सब हमको ललचाते रहते हैं, हमें खींचते रहते हैं अपनी तरफ कि आ जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, देख लो, और फिर हम इनके ट्रैप में फंसते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन। आपने अपने को कैसे इतना थ्रू आउट कंसंट्रेट करके रखा अपने मिशन की तरफ? क्या क्या रीजन रहा इसका? मैंने एक्चुअली मैं बहुत ही वो हूँ, जैसे ये करना है तो आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 2.5 years। उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। 2 अटेम्प्ट के बाद मुझे पता था कि ये हो जाएगा इस अटेम्प्ट में, पता नहीं कैसे पता चला, लेकिन मुझे पता था हो जाएगा। तो नॉर्मली यूपीएससी में क्या करते हैं बच्चे, अगले साल का फॉर्म भर के रख देते हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत पहले आती है, रिजल्ट बाद में आती है। मैंने भरा ही नहीं था फॉर्म, मतलब आई न्यू कि हो जाएगा, अब ये बाद में देखा जाएगा, कि मतलब ये मेरे मन में था ही नहीं कि अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी अभी। तो मेरे पास जॉब भी नहीं था। तो वैसी बात है। तो जब मैं 2 साल में घुसी तो ये ओटीटी वगैरह जो है, पहले मैंने इंटरनेट रखा था अपने मोबाइल पे, बट देन आई वाज क्विक टू रियलाइज कि ये टाइम वेस्ट ज़्यादा है, और मटेरियल्स वैसे मिल जाते हैं हार्ड कॉपी में। तो मैंने डाटा पैक नहीं लिया। मैं अपनी फ़ोन स्विच ऑफ करके रखती थी, शाम को 7 बजे खोलती थी, और फिर मैं कितने बजे फोन स्विच ऑफ होता पूरा था? दिन ही स्विच ऑफ रहता था, पूरा दिन? अब बस 7 बजे को मैं खोलती थी, पेरेंट्स को कॉल करती थी, आई एम ओके, सब ठीक ठाक है, बात करती थी। 7 बजे को वो भी बात करते थे। सुबह? नहीं, शाम को। शाम को कभी कभार जैसे थोड़ा मन डाउन होता था तो और ज़्यादा बात कर लेती थी सुबह शाम, बट अदरवाइज वो था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, और जो हार्ड फिजिकल मटेरियल्स तो मिल ही जाते थे। तो आई डिडंट एक्चुअली नीड कि मतलब फोन के लिए, हाँ, फ़ोन या डाटा पैक या ये सब। और आपके दोस्त कंप्लेंट नहीं करते थे फोन हमेशा स्विच ऑफ मिलता है? नहीं, एक्चुअली वो भी एक अच्छी स्टोरी है, बिकॉज मैं हॉस्टल में थी कॉलेज में, तो बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। तो मैंने थोड़ा सा क्रूअल काम ये किया था कि मैं जब यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए फाइनली आई वाज डिसाइडेड कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। आई वेंट आउट ऑफ द रेडार, तो किसी के साथ टच में नहीं था, ओनली माई पेरेंट्स। और मैं नज़र लगने में भी विश्वास करती हूँ। काफ़ी बार मैं ऐसे विश्वास करती हूँ, अगर आप कुछ चीज़ को चाहते हैं, अगर आपने इतना ढोल पीट लिया तो उसी में एक जीत की सेटिस्फेक्शन फील हो जाती है कि मुझे तो मिल गया, जैसे लोग वाहवाही कर देते हैं। तो आई डिडंट वांट टू हैव दैट फीलिंग ओवर पावर मी। अगर मैं बोलती कि मैं प्रिपेयर करें, अरे तुम तो बन जाओगे IAS IPS, फिर मैं खुश और मैं और नहीं पढ़ूंगी। हाँ, तो वैसे ही फिर मैं आउट ऑफ द रेडर चली गई। 2 साल किसी से बात नहीं किया। 2 साल बाद जब मेरा क्लियर हो गया, मेरे फ्रेंड्स बहुत पक्के हैं, मुझे पता है कि दे विल बी देयर फॉर मी, तो उनसे वो थोड़ा गाली वगैरह दी, तो बट देन वी आर टुगेदर अगेन। मृगाकी जी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जैसा हम सुनते हैं, हमें अक्सर जो भी आपकी तरह यंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा हमेशा कॉपी अच्छी लिखी है, जिससे इंटरव्यू पे आपकी डिपेंडेंस जो है वो उतना नहीं हो। जैसे आपने बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया, मेरे ख्याल से आपकी बहुत ही अच्छी रैंकिंग थी, तीसरी रैंकिंग थी, पर्सनालिटी में शायद ऑल इंडिया सेकंड थी, सेकंड रैंक थी आपकी। जी, तो आपने इधर काफी अच्छा किया। इंटरव्यू एक बड़ा घबराता है मन, बिल्कुल, कि क्या पहने। पहले तो ड्रेस से ही शुरू होता है कि साड़ी किस तरह की, अगर लड़की है, महिला है, तो पुरुष है तो टाई पहने, कोट पहने, गर्मी का मौसम है सिर्फ शर्ट ही पहने,
हाफ शर्ट चलेगी कि फुल स्लीव चलेगी, फिर क्या पूछेंगे वो, ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हुए पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। आपने कैसे अपने को बैलेंस किया, और इंटरव्यू में क्या चीज सबसे ध्यान रखने वाली होती है? 2-3 फैक्टर्स है ऐसे, जैसे पहले तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। जो हम फॉर्म फिलअप करके भेजते हैं, आपके क्या इंटरेस्ट है, हॉबीज है, उसमें अगर हम बहुत ही डेप्थ में स्टडी कर ले तो एक कॉन्फिडेंस आती है कि और कितना ही सवाल पूछेंगे, मैंने तो सारा पढ़ लिया है, तो मतलब ऐसा लगता है सवाल पूछो मुझे पता है, मैंने पढ़ लिया है। तो वो वाला एक पढ़ने से एक कॉन्फिडेंस आती है, अगर आप हार्ड वर्क करके प्रिपेयर होके जाते हो तो वो एक कॉन्फिडेंस आती है जिसको और किसी तरीके से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ड्रेस वगैरह को लेके मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, सो देयर ह्यूज सपोर्ट, वो काफ़ी मेंटल सपोर्ट आती है। तीसरी बात ये है कि आपको इतना मौका नहीं मिलता है टू टेक मॉक सेशंस। 3 ही आप ले लेते हो, और कितना ही लोगे, आपको पढ़ना भी है, लेकिन उस 3 में जब आप लेते हो यू हैव टू एवरी इंटरव्यू, जो मॉक इंटरव्यू होता है उसके बाद, उसके पहले यू हैव टू उसके बाद रिफ्लेक्ट कि क्या हो रहा है। तो उसमें से मुझे वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये लगा, एक इंटरव्यू में मुझे एहसास हुआ कि इट्स नॉट अबाउट वेदर यू गिव द राइट आंसर और द रॉन्ग आंसर, इट्स अबाउट वेदर यू आर ऑनेस्ट। क्या बात है। हाँ, वो मुझे ऐसा लगा जो ये एक क्रैक कोड है। मुझे लगा कि अगर मुझे आता है, एक तो हार्ड वर्क तो करना ही है, आप आंसर दे रहे हो, अगर आपको नहीं आता आपने सॉरी बोल दिया, और अगर आपको डाउट हो रहा है आप बता सकते हो कि मुझे डाउट है, ये है, बट मेरे हिसाब से ये है। तो मुझे लगा वही मेरे इंटरव्यूअर को, आई एम वेरी प्राउड टू से कि मुझे मनोज सोनी सर ने लिया था, जो अभी चेयरमैन बने हैं यूपीएससी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा डाइवर्स सवाल पूछे थे, एंड आई वाज बीइंग, मेरा एक ही मोटो था, बी ऑनेस्ट। आता है नहीं आता है, राइट हो रॉन्ग आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकते, कौन सी बड़ी बात है, जस्ट बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक दैट इज व्हाट, मतलब मेरा उनको लगा कि स्ट्राइकिंग है बोल के मेरा मार्क्स उठा दिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र हमको दिया है मृगाक्षी जी ने, और उन्होंने कहा है कि क्रैक कोड जो है, अगर आपको इंटरव्यू में अपना मंत्र याद रखना है तो ईमानदारी, ऑनेस्ट, बस आप सिर्फ ईमानदार रहिए। नहीं आता है तो बोलिए माफ़ कीजिएगा, नहीं आता। आपको डाउट है तो आप कहिए मुझे संदेह है, डाउट है मुझे, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। हाँ, जो वक्त बहुत कम मिलता होगा जाहिर है, लेकिन जो मिलता है टाइम, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या आप गाने सुनना पसंद करती हैं, पढ़ती हैं, या फिल्म्स, या व्हाटएवर, क्या क्या आप पसंद करती हैं? पहले तो इस ट्विस्ट के मुझे फिक्शन पसंद थे, फिर समय कम होता गया, फिर नॉन फिक्शन अच्छा लगने लगा। आजकल इट्स अ ब्लेंड ऑफ मूवीज एंड सॉन्ग्स, तो वो बहुत मतलब क्विकली मतलब अपने आप को रिफ्रेश कर देता है, और किताबों में ना बहुत दिमाग लगता है, तो इसलिए मूवीज और सॉन्ग्स, वीडियो भी प्ले होती है, गाने भी प्ले होती है, इतना दिमाग दोनों मिलके तो रिफ्रेश कर देते हैं मुझे। हाँ, तो किस तरह के आप असमीज में भी सुनती हैं? एनी म्यूजिक, एनी लैंग्वेज हो, अच्छा लगता है, आई लाइक इट। वाह। कंक्लूड करते हुए 1-2 सवाल मैं ज़रूर करूंगा कि आपके जो जीवन साथी हैं वो भी आपके बैचमेट रहे जी, मध्य प्रदेश कैडर के, वो भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, तो ये जो मित्रता आपकी हुई, ये क्या ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन में आप एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए थे? क्योंकि आपके मध्य प्रदेश आने की वजह भी यही रही, दोनों की, आप दोनों की। जी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही हुई है हमारी मुलाकात। जी जी। तो अक्सर मैंने ये भी देखा है कि अगर दोनों में से कोई एक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो तो दूसरा एक्सट्रोवर्ट होता है, तो जो आपके जीवन साथी हैं, हाँ, वो क्या एक्सट्रोवर्ट हैं? आप कम बोलती हैं हाँ, तो यस, ही इज एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन इंट्रोवर्ट। अरे वाह। तो मतलब ये बहुत अच्छा है, खुद नेचर भी एक बैलेंस करके भेजता है। हाँ, आपको देख के पता चल जाएगा जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आगे आप जिंदगी को किस तरह देखती हैं, किस तरह से आप एक्सेप्ट करती हैं? क्योंकि लाइफ को लेके बहुत फिलॉसफी है, एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, ये वो, लेकिन आपकी फिलॉसफी आने वाली जिंदगी को लेकर, फ्यूचर को लेकर क्या है? ये मेरे फैमिली वालों से नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों से मेरे लिए एक खास कंप्लेंट रहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हूँ, मेरी एकदम ही एम्बिशन नहीं है। पता नहीं क्यों, आई हैव दिस फिलोसफी कि वी आर जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट और लाइफ इज़ अ गिफ्ट।
मतलब इस यूनिवर्स में तो जितना समय मिल रहा है एंजॉय करो, पेड़ देखो, बगीचे देखो, एंजॉय द हाँ। थिंग्स, और फिर जो आए अच्छे से काम करो एंड देन जस्ट एंजॉय योर लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेकलेस हो, मतलब जस्ट पता नहीं आज है कल है, मुझे ऐसा लगता है क्या ही उखाड़ लेंगे, जस्ट बी नाइस एंड एंजॉय करके। तो मेरा आई एम अ वेरी कंटेंट पर्सन। हाँ। तो मतलब हाँ, मुझे थोड़ा बहुत काम मिलते रहे और अच्छे बिहेवियर रहे, लोगों को ज़्यादा ना खुश ना हो मेरे साथ, एंड आई एम हैप्पी। यही है लाइफ, बाकी कोई एम्बिशन है नहीं वैसे। आप भले ही इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गीता यही बोलती है वो कि भी मैंने आप- देखा है। आप कुछ नहीं हैं। गीता में जब कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि जी। तुम हो क्या, हाँ, ना ये तुम्हारे हाथ में है ना तुम ये कर रहे हो, तुम नहीं भी करोगे हाँ, तब भी ये होगा, हाँ, तुम इससे हट भी जाओगे अर्जुन तब भी ये सब घटेगा। तो तुम कुछ नहीं हो, मतलब उस गीता दर्शन में अर्जुन को यही एहसास कराते हैं कृष्ण हाँ, कि तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ, इसलिए ये फील हटा दो कि मैं इनको मार दूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, या इनको बचना चाहिए। न मारने वाले तुम हो न बचाने वाले तुम हो। बस। आप तो उसी फिलॉसफी को हाँ, बस resonance- यही है कि कर्मा से डर लगता है, हाँ। तो इसलिए लाइन पे रहती तो हूँ। मुझे लगता है आप बड़ी स्ट्रांग बिलीवर भी हैं, ईश्वर पर आपका बहुत हाँ, एक तो देयर इज अ गाइडिंग फैक्टर, क्योंकि आपकी मेरी जिंदगी में कितने कोइंसिडेंसेस है, अब सब कुछ कोइंसिडेंसेस है, पता नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा मृगाकी जी, और मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, आपकी भी हुई होगी, हम सबकी होती है, लेकिन मैंने इतने सिंपल तरीके से ज़िंदगी को एक्सप्रेस करते हुए, अभिव्यक्त करते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। मृगाकी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू। तो ये था अफसरनामा में 2018 बैच की युवा आईपीएस ऑफिसर जो इस समय भोपाल में अपने महत्वपूर्ण दायित्व के साथ हैं। अगली बार अफसरनामा में एक और ऑफिसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।